नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं 3rd नंबर चैप्टर फिजिक्स का है। ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी का कर रहे हो, बीपीएससी टीआरई का कर रहे हो, स्टेट का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो या किसी और भी एग्जाम का कर रहे हो, कंप्लीट कंटेंट इसमें है। जी हाँ, पूरा का पूरा थ्योरी आपको मिलेगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑब्जेक्टिव मैं पहले करा रखा हूँ। चैप्टर कंप्लीट करने का तो ऑब्जेक्टिव साथ में देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपका, है ना। सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और मैं बता दूँ एक छोटी सी बात और, ये जो है ना ये सीरीज, इसमें हम एनसीईआरटी को पूरा फोकस किए और एससीईआरटी को 6th क्लास से 12th क्लास को पूरा एकदम वो किया गया है। तो चलिए सेशंस को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि कहाँ पे आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कहाँ से करिएगा, मैं ऑलरेडी इसी चैप्टर का पढ़ा रखा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए, जब प्लेलिस्ट खोलिएगा इसी चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप जाएंगे तो ऐसे करके बहुत सारा आपको प्लेलिस्ट बना हुआ देखेगा। ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है जिसमें फायर लगा हुआ है 3, मतलब साइंस PYQ फॉर ऑल एग्जाम्स, इसमें ऐसा थंबनेल पहला नंबर पे वीडियो पे देगा। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको इसी में मिल जाएगा, आपको ये फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का सारे ऑब्जेक्टिव इसी में है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन इसको बोलते हैं। हर छोटी से छोटी एक एक बात हम लोग यहाँ समझेंगे। आराम से देखिए, एक एक बात मैं कोशिश करूँगा कि आपके माइंड में डाल दूँ। देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय ज्योतिष आचार्य भट्टाचार्य ने 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, जिस ग्रंथ का नाम था सिद्धांत शिरोमणि। इस पुस्तक में उन्होंने, आपको पता होना चाहिए, अपनी सर्व प्रमुख खोज जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व की चर्चा कर दिया था। कहा जाता है आचार्य भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व को निम्न प्रकार को समझाया था। गौर से सुनिए, कोई वस्तु पृथ्वी पर इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। आकाशीय पिंडों के बीच आकर्षण का जो बल कार्य करता है उसमें वे अपने कक्ष नहीं छोड़ते हैं। मतलब आकाशीय पिंड जो भी है वो अपना बल जो है अपना जहाँ पे है वहीं पे है, कहीं कोई भी अपना जगह नहीं छोड़ता है। ये 2 तरह का बात उन्होंने कहा था। कौन? आचार्य भास्कराचार्य की बात कर रहे हैं, भास्कराचार्य। बाद के समय में इसी नियम को न्यूटन ने स्वतंत्र रूप से बताया कि आजकल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम से प्रसिद्ध है। लेकिन इससे पहले ही भास्कराचार्य इंडिया के थे, वो बता चुके थे। कुछ सोचिए, लेकिन फेमस कौन है? न्यूटन। आगे का रहा है आइजैक न्यूटन, जिनका नाम पूरा था सर आइजैक न्यूटन, जो कि 1642 में पैदा हुए थे, 1727 में डेथ कर गए थे। आइजैक के बारे में कहता है, आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में एक निर्धन कृषि परिवार में हुआ था। आगे का रहा है 1661 में शिक्षा ग्रहण करने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय वो गए। आगे कहा जा रहा है कि 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया था, जिससे आइजैक न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। उनको 1 वर्ष का छुट्टी मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि इसी 1 वर्ष में उनके ऊपर सेब गिरने की घटना हुई और इस घटना ने न्यूटन को गुरुत्व बल खोजने को प्रेरणा दे दिया और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, समझे, नियम को जो है कि खोजा उन्होंने। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे, मैथ को बहुत अच्छे से वो जानते थे। कहा जाता है उनकी गणित की एक नई शाखा कैलकुलस कलन की खोज कर दिया उन्होंने, एक नया शाखा ही बना दिया। न्यूटन ने अपनी खोज, ठीक है, और अनुसंधान केवल 25 वर्ष की आयु में ही पूरी कर ली थी। सोच के देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आगे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड का एक वस्तु जो होता है वो दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करना मतलब खींचता है, जिसका परिणाम क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा उन्होंने बात कहा कि उसके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है उसको समझिए। मान के चलिए कि एक वस्तु यहाँ आपको M1 दिख रहा है, एक वस्तु आपको M2 दिख रहा है, इसके बीच में बल लग रहा है। ये जो है इस तरफ बल लगा रहा है खींचने के लिए, और ये जो है बल लगा रहा है इसको खींचने के लिए इधर, और ये वाला जो है इधर बल लगा रहा है इसको खींचने के लिए। आगे कहा जा रहा है कि इसके बीच का दूरी अगर हम r मानते हैं और एक का वजन M1 एक का वजन M2 मानते हैं तो एक फार्मूला निकल के आता है
कि इसका फोर्स जो है पहला नियम के हिसाब से फोर्स का जो फोर्स जो है इसके वजन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, समानुपाती होता है, और इसके व्युत्क्रम के मतलब दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। मतलब दो पिंड को जितना दूर कर दीजिएगा उतना ही उसके बीच में आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा, और जितना नज़दीक रखे उतना ज़्यादा लगेगा। इन दोनों को जब आपस में मर्ज करिएगा तो इसको बोला जाता है एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा आर स्क्वायर। एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे कहा जा रहा है जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ठीक है, आगे आपका कह रहा है जी का मान वस्तु के प्रकृति और उसके द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी, माध्यम, समय आदि पर निर्भर नहीं करता है, यानी सिर्फ निर्भर इसी चीज़ पर करता है। ठीक है, जी का जो नियतांक है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हो, इसके बारे में क्या क्या कह दिया गया समझिएगा। जी का मान जो है वस्तु के प्रकृति, उसके द्रव्यमान, उसके बीच की दूरी, माध्यम, समय, समझे, इन चीज़ों ताप इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के लिए एक ही जो है जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सबको सेम ही वैल्यू मिलेगा, समझे। यहाँ से आप जी का मान निकाल सकते हैं। फार्मूला को अगर चेंज करिएगा, आर स्क्वायर यहाँ नीचे में इधर गुना में आ जाएगा, m1 m2 इसके बटा में आ जाएगा, यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और आर स्क्वायर एक दूरी है ना तो मीटर स्क्वायर, और नीचे किलोग्राम स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जी का ये है, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे कौन चीज़ क्या है वो बताया गया। क्लियर हुई इतनी बातें। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जी का मान सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। जी का मान निकालने वाले कौन थे, हेनरी कैवेंडिश निकाला था। आगे कह रहा है जी का जो आधुनिक स्वीकृत मान है उसको ये याद रखने वाला बात ही, कई बार एग्जाम में आता है 6.67 3 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें 3 कभी कभी नहीं भी रहता है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आगे कहा जा रहा है आपका कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हम सब पृथ्वी से बंधे रहते हैं। आगे कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रक बल प्रदान करता है। पृथ्वी जो है आवश्यक अभिकेंद्रक बल देता है, जिस वजह से क्या होता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, वृत्ताकार पथ में घूमते रहता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल दे रहा है ना, यहाँ से खींच रहा है जितना पावर से, वही उसमें क्या चीज़ में बदल जा रहा है, अभिकेंद्रक बल में, इसी वजह से वो घूमने लग जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अन्य ग्रह जो होता है दूसरे उपग्रह को भी इसी तरह परिक्रमा करवा देता है। क्या चीज़ से, गुरुत्वाकर्षण बल से। जो गुरुत्वाकर्षण बल वो लगा रहा होता है, गुरुत्व बल, उसी वजह से वो मूव करता है। आगे कहा जा रहा है पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमा रहा है। बात समझ में आ रही है। और अपनी कक्षा पर घूमते रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल वो देते रहता है वहाँ से। यहाँ कह रहा है ठीक इसी प्रकार अन्य ग्रह सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अपना जितना जिसको बल मिल रहा है उस हिसाब से वो कर रहा है। समझ में आ रही है बातें। तो यस सर, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। बात समझ में आया। खिंचाव के कारण ही ज्वार भाटा का मतलब होता है पानी का ऊपर उठने को ज्वार बोलते हैं, और पानी नीचे गिरता है समुद्र का, उसको भाटा बोलते हैं। एक शब्द यहाँ पे है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, यदि दो वस्तु में एक पृथ्वी हो, क्या हो, एक पृथ्वी हो, तो उसके बीच लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल के नाम से हम लोग जानते हैं, ग्रेविटी। इस बल के कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए किसी बल पर गुरुत्व बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है, और यह त्वरण जो होता है गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसको छोटा वाला जी से सूचित करते हैं। और इसका वैल्यू आगे आपको मिलेगा 9.8 आएगा तकरीबन। गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु वेग में कमी आती जाती है धीरे धीरे, और एक समय आता है कि वो फिर नीचे की तरफ आने लग जाता है। नीचे गिरते समय वेग में वृद्धि होती है, ऊपर जाते समय वेग में कमी आती है। एक समय आता है रुक जाता है ऊपर जाके। आगे बढ़िए। यहाँ कह रहा है कैपिटल जी और जी के बीच में क्या संबंध है उसको समझते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M मान ले और त्रिज्या R मान लीजिए, तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करिएगा तो यही ना चेंजिंग आएगा जी। बात समझे। आगे कह रहा है पृथ्वी के सतह का नगण्य ऊंचाई M द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण हो रहा है। मान के चलिए कि पृथ्वी के सतह से थोड़ा ही ऊंचाई पर कोई वस्तु होता है तो उसको नगण्य मान लेते हैं। तो वही बात यहाँ देखिएगा जरा, F बराबर हो जाएगा कैपिटल जी M M।
एक तो वस्तु का ये द्रव्यमान है और एक द्रव्यमान क्या चीज़ का है, तो पृथ्वी का है कैपिटल M, और नीचे है दूरी, और ये दूरी नहीं, ये त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है, मान के चलिए पृथ्वी का सतह है और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो ये दूरी जो है ना बहुत कम माना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम यही ले रहे हैं। अगर हम आगे बात करें तो लिखा गया है कि अगर गुरुत्वीय त्वरण G है तो F बराबर mg होगा। इसी आधार पे जब आप वैल्यू डाल के निकालेंगे तो इतना कैलकुलेशन करके निकालें, G बराबर GM बटा R स्क्वायर आएगा। यहाँ समझना है G को क्या बोला जा रहा है, गुरुत्वाकर्षीय नियतांक कैपिटल G का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, पृथ्वी के द्रव्यमान M, और बात कीजिएगा तो पृथ्वी की त्रिज्या R पर निर्भर करता है, इसीलिए कहा जाता है G का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये है कमाल की बात। इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ऑप्शन देगा उसमें 4 को देगा कि किस पर निर्भर नहीं करता। आपको वहाँ टिक करना रहता है, समझ गए होंगे कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर इसमें नहीं करता है कहीं भी। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, यहाँ पे आपको त्रिज्या है पृथ्वी का, G का मान निकल कर आ जाएगा, मतलब सारे वस्तु के लिए सेम रहेगा। हवा का प्रतिरोध नगण्य रहे तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरने वाले जो वस्तु होता है उसका ना, एक गिरने वाली वस्तु हल्की हो या भारी हो त्वरण समान होता है, ये खास बात है। वजन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है वस्तु का। जैसे G का मान हमेशा जो यूज होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको कभी कभी हम लोग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेकर भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इसका अगर निकाला गया है, आप देख सकते हैं सारे वैल्यू पुट किया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है, 6 × 10 के पावर 24 kg है, ठीक है। पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, 6.4 × 10 के पावर 6 मीटर है। आगे यदि बात कीजिएगा तो G का मान निकल कर आ जाएगा 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सॉरी ये तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये सारे वैल्यू डालेंगे आप, G का मान आएगा कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे करा है G तथा G में अंतर। G कहा जाता सार्वत्रिक नियतांक है यह, जिसका मान वस्तु के प्रकृति, द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी, समय, इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड के कहा जाता है सभी वस्तु के लिए G का मान जो है कैपिटल G का मान समान रहता है। आगे करा इसके विपरीत G का मान पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल इत्यादि भिन्न भिन्न हो सकता है। ये जो छोटा वाला G है ये अलग अलग ग्रह और उपग्रह के लिए अलग अलग होगा। ये तो पृथ्वी का निकाले है ना 9.8, यह है खास बात। यहाँ पे कह रहा है आपका कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान निर्भर करता है, G के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर G का मान घटेगा, ये याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब क्यों उसका यहाँ पे वो करके दिया गया है देख लीजिए, उतना करने का जरूरत नहीं, बस याद रखने का जरूरत है। आगे है पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर G का मान घटता है, मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो भी G का मान घटेगा, नीचे जा रहे हैं तो भी G का मान घटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ याद कर लीजिएगा ये कि G का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ पे, ध्रुवों पर। ये जो है ना पृथ्वी, तो इसका ध्रुव है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। आगे कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा कहाँ है, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो ऐसे एक रिंग बनेगा बीचों बीच एकदम, उस पर कह रहा न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर G का मान 9.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं यदि बात की जाए विषुवत रेखा पर G का मान 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देख रहे हैं कितना का अंतर है। यहाँ कह रहा है इस परिवर्तन का कारण है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेब के जैसा है। कह रहा है पृथ्वी पर यह चपटी, मतलब ध्रुवों पर यह चपटी या भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, तथा साथ में यदि बात करिएगा तो ध्रुवीय त्रिज्या यदि बात करिएगा, ध्रुवीय त्रिज्या समझते हैं, ऐसे इस तरफ मैं गोल राउंड करिएगा तो 6357 किलोमीटर होता है। और इधर की बात देखिएगा त्रिज्या, मतलब इस डायरेक्शन से, तो ये ज़्यादा है, 63.78 किलोमीटर है। यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पृथ्वी के घूर्णन पर भी G का मान निर्भर करता है। समझ गया। अब यहाँ पढ़िएगा एकदम गौर से। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, पहला कंडीशन, तो G का मान ध्रुवों पर छोड़कर सभी स्थानों पर बढ़ जाएगा। ध्रुवों पर नहीं बढ़ेगा लेकिन अलग हर जगह पे बढ़ जाएगा। रुक जाए पृथ्वी तो ध्रुवों के मान के बराबर हो जाएगा, जितना ध्रुव पर मान है उतना के बराबर हो जाएगा अगर वो रुक गया तो। आगे कह रहा है यदि पृथ्वी का घूर्णन वेग अधिक हो जाए,
वहाँ रुक गया था ना, यहाँ अधिक हो जाए तो ध्रुवों को छोड़कर अन्य सभी जगह पर स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। और यदि पृथ्वी के घूर्णन का वेग वर्तमान के 17 गुना हो जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण शून्य हो जाएगा 17 गुना होने पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले के एग्जाम में कि कितना गुना घूर्णन अगर बढ़ा दीजिएगा तो विषुवत रेखा पर शून्य हो जाएगा त्वरण। तो आप जान लीजिए शून्य करने के लिए आपको क्या करना हो, 17 गुना करना पड़ेगा, जिस तरह से अभी घूर्णित कर रहा है पृथ्वी उससे। अब कह रहा है जैसे कि मोशन चैप्टर में आपने फार्मूला पढ़ा था, वो सारे फार्मूला यहाँ जी लगाकर आपका बन जाएगा। जैसे गुरुत्व के अधीन गिर रहे वस्तु का गति का समीकरण। जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद वह क्षण भर के लिए रुकती है एकदम एक मोमेंट के लिए, और अंत में त्वरित गति से नीचे गिरती है। इस प्रकार की गति मुक्त पतन यानी फ्री फॉल कही जाती है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति के लिए निम्नलिखित समीकरण व्याप्त है। जैसे v बराबर u प्लस जी टी एक होता है, h बराबर का देखेंगे हाइट बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। वस्तु के नीचे की ओर गति धनात्मक मानी जाती है, ऊपर की ओर गति को लीजिएगा तो ऋणात्मक माना जाता है। यहाँ पे एक शब्द है ऊर्ध्वाधरता, यानी कि v बराबर u माइनस जी टी, ये ऊपर के लिए हुआ है, ये नीचे की गिर रही है तब, ये ऊपर की तरफ जा रही है तब। और h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2gh। ऊपर की तरफ जा रही हो तो ये लगा दीजिएगा, ऋणात्मक होता है, नीचे की तरफ आती है तो पॉजिटिव बनाया जाता है। यही फार्मूला में यहाँ करा है यदि गेंद को ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाए तो गौर से सुनिएगा, वह ऊपर जाएगा और वेग घटता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेग घटता जाएगा। क्या करा है, महत्तम ऊंचाई h पर जाकर उसका वेग शून्य हो जाएगा। आगे है अतः वस्तु नीचे की ओर पृथ्वी पर गिरेगा। वस्तु कहाँ है, नीचे की ओर पृथ्वी पर गिरेगा। फिर से सुनिए एक बार इस लाइन को समझिए, ऊपर जाएगा वेग घटता जाएगा, एक महत्तम ऊंचाई h पर जाकर उसका वेग शून्य हो जाएगा, फिर नीचे गिरने लगेगा और नीचे पृथ्वी पर जाके पृथ्वी पर गिर जाएगा। आखिर उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। यहाँ कह रहा है मान लें कि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t समय लगा है, यहाँ पहुंचने पर जो गेंद है उसका भी शून्य हो जाएगा वहाँ जाके ऊपर में एक पॉइंट पर। यहाँ कह रहा है v बराबर यू प्लस जी टी, यानी कि यहाँ जीरो डालिएगा u माइनस जी टी तो t बराबर होगा u बाई जी। आगे कह रहा है महत्तम ऊंचाई वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी से फार्मूला निकल जाएगा आपका ये वाला, 0 स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो h बराबर यू स्क्वायर बटा 2g आएगा। ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय अगर निकालिएगा तो फार्मूला बदल जाएगा, t बराबर 2u हो जाएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं फार्मूला, आप देख सकते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी से ये बना हुआ है। विस्थापन चूंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट जहाँ गया ऊपर, वस्तु यहाँ था, एक सेकेंड अब देखिएगा, वस्तु यहाँ था ऊपर गया फिर वहाँ से नीचे आ गया, तो जहाँ गया वस्तु वहीं आ गया, तो इसीलिए ऐसा बन रहा है। t बराबर क्या होता है u बटा जी। यहाँ देखिएगा उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय, यदि उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय कैपिटल टी है तो कैपिटल टी बराबर होता है ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय माइनस ऊपर जाने में लगा समय। बस इसमें डाल के निकालिएगा, u बटा जी आ जाएगा। आगे कर रहा है यानी ऊपर जाने में जितना समय लगेगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। एक शब्द आता है भार, एक होता है द्रव्यमान। कह रहा है किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं, ये तो जानते ही हैं। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु का भार, ठीक है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया गुरुत्व बल के बराबर होता है, मतलब पृथ्वी जितना उस पर गुरुत्व बल लगा रहा है उतना ही उसका भार होता है। भार को प्रायः W से सूचित किया जाता है, वेट। ठीक है, यदि वस्तु का द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान मतलब मास, m हो तो वस्तु का भार यानी वेट, तो W बराबर mg होता है, मतलब द्रव्यमान में आप g से गुना कर दीजिए। भार का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ करा है वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, जो पृथ्वी पर जो भार होता है उसका। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना त्वरण जो है पृथ्वी का 1/6 त्वरण है वहाँ पे।
एक और चीज़ समझने वाली बात है, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, भार हमेशा हर ग्रह पे बदल जाएगा। द्रव्यमान पूरा किसी ग्रह पर कहीं भी जाइए कभी नहीं चेंज होता है। यहाँ का है द्रव्यमान वस्तु के द्रव्य की मात्रा है, जबकि भार जो है पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने में लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। आगे कह रहा है कि द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है और यह अदिश होता है, लेकिन भार की यदि बात करिएगा तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्योंकि वो केंद्र की ओर लग रहा है, इसलिए यह सदिश माना जाता है। आगे अगर देखेंगे तो द्रव्यमान को दंड तुला यानी नॉर्मल तराजू से मापा जाता है, जबकि भार कमानीदार तुला के द्वारा नापा जाता है। यहाँ कह रहा है द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, किलोग्राम, और भार का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। आगे कह रहा है कि स्थान के परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि स्थान परिवर्तन से भार बदल जाता है। ठीक है, भार तो बदल जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है केपलर का नियम। केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम प्रतिपादित उन्होंने कर दिया था। ठीक है, केपलर साहब ने सबसे पहले कह रहा है केपलर के प्रथम नियम को कक्षीय नियम को बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। कह रहा है जो इस प्रकार है, गौर से सुनिएगा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार, कौन सा दीर्घ वृत्ताकार, मतलब देखिए ये एकदम पूरा गोल हुआ, और एक होता है दीर्घ वृत्ताकार ऐसे लंबा, समझ रहे हैं, थोड़ा सा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है, तथा कक्षा के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है, मतलब ऐसे जो मूव कर रहा है तो बीच में सूर्य स्थित होगा, सो कह रहा है। आगे कह रहा है केपलर के दूसरे नियम को क्षेत्र का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। इस नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो कहा जाता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का दूसरा नियम यह कहता है, मतलब केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, समझे, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। यहाँ पे कहा जा रहा है केपलर के तीसरा नियम है परिभ्रमण काल का नियम, मतलब लॉ ऑफ पीरियड्स। किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब उसको समझिए। यहाँ होता है कैपिटल टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के। केपलर के 3 नियम से यह स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर है उसका परिभ्रमण काल उतना ही अधिक होगा। नियम कहता है इस जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू के बराबर फार्मूला के हिसाब से एक सूर्य है, ये एक यहाँ ग्रह है, एक यहाँ ग्रह है, एक यहाँ ग्रह है, जितना ही दूरी बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा इसको भ्रमण करने में समय लगेगा। अब आइए इसके अलावा लिफ्ट में व्यक्ति का भार, तो W बराबर होता है m g प्लस माइनस a। m बराबर क्या होता है व्यक्ति का द्रव्यमान, g का मान गुरुत्वीय त्वरण होता है और a लिफ्ट का त्वरण होता है। स्थिति पहला देखिए क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। जब लिफ्ट समान गति, कौन सा समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो ये तो 0 हो जाएगा, लिफ्ट का अपना कोई त्वरण तो होगा नहीं, समान गति से ऊपर जा रहा है, तो W बराबर mg होता है, यानी कि व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, मतलब आप जैसे हैं उतना ही फील करेंगे, अच्छा कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगा। आगे है स्थिति 2 में, जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे आ रहा हो, मतलब कुछ उसका अपना रफ्तार हो नीचे आने का, उस समय घट जाता है जी में से, यानी कि वस्तु का भार कमी आएगी, आपको भार में कमी लगेगा। आपका जैसे झूला पर से जब आप नीचे झूल रहे होते हैं और नीचे की तरफ झूला आ रहा होता है, वो रिंग वाला झूला की बात कर रहे हैं, डोलची वाला झूला, ये वाला झूला, तो जब नीचे की तरफ आते हैं एकदम हल्का महसूस करते हैं, समझे, वही ये है, यानी वस्तु का भार में कमी होगा। स्थिति 3 कह रहा है जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जा रहा हो, एकदम तेज़ी से साथ ऊपर जा रहा हो, तो आपको वजन अपना भारी दिखेगा, क्योंकि जी में ये वाला दोनों त्वरण आपस में ऐड हो जाता है, इसीलिए। एक चौथा स्थिति है इसमें कह रहा है जब लिफ्ट की रस्सियाँ टूट जाए तो उसका फ्री फॉलिंग हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो आपको भारहीनता का महसूस होगा, आप इतना तेज़ी से नीचे गिर रहे होंगे कि आपको कोई वजन ही नहीं फील हो रहा होगा।
आगे है स्थिति 5, जब नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण g से अधिक हो। नीचे आ रहे हैं और आपका जितना ग्रेविटेशन पावर उससे ज़्यादा तेज़ी से आप नीचे आने लगे तो आप छत में जाके चिपक जाएंगे। व्यक्ति जो है लिफ्ट के छत में जाके सट जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो जी सर, ये तो नॉर्मल सोच के भी आंसर दिया जा सकता है। उपग्रह की गति, जिस वेग से ग्रह का उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, गौर से सुनिए, जिस वेग से ग्रह का उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसे ग्रह यानी उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। आगे कह रहा है कक्षीय वेग की गणना। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m है, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m है, तथा इसकी त्रिज्या r है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से r दूरी वाले, r बड़ा है r से, कक्षा पर m द्रव्यमान का उपग्रह कक्षीय वेग v से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर क्रियाशील जो गुरुत्वीय बल है F बराबर G(m)m/r² है, तो उपग्रह पर अभिकेंद्रक बल का प्रदान करता है। इस बल के परिणाम स्वरूप कक्षा का गतिशील रहता है, मतलब कक्षा पर गतिशीलता रहती है। G बराबर होता है m/m/r² बराबर mv²/r, v बराबर होता है √G(m/r). अतः उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे है, लेकिन कक्षा की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। आगे कह रहा है त्रिज्या अधिक होने पर कक्षीय वेग का मान कम हो जाता है कि नहीं बात? अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के सतह से बहुत निकट के कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसे ध्रुवीय उपग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं, तथा उसकी कक्षीय वेग की बात करें v बराबर √G(r) होता है। अतः r पृथ्वी की त्रिज्या है यहाँ पे। नेक्स्ट कर रहा है कि ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड तथा आवर्तकाल 84 सेकेंड होता है। इस उपग्रह का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो रही है बातें? एक ग्रह ये है जिस पे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भू स्थिर उपग्रह। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के किसी खास स्थान के सामने हमेशा रहता है। पृथ्वी के उस स्थान के सापेक्ष स्थिरता वो दिखता है। समझाता हूँ, मान के चलिए पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा, और कोई ग्रह यहाँ पे है और इस बिंदु के एकदम सामने है ये, या कोई ग्रह यहाँ पे है मान के चलिए, और ये इसके एकदम सामने, हमेशा इसी पॉइंट के सामने ये रहेगा और ऐसे 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 चक्कर लगाता रहेगा, तो उस समय क्या कहा जाता है कि इसी को बोला जाता है भू स्थिर ग्रह। तो इसका मेन कहाँ से क्वेश्चन बनता है, अभी मैं बता रहा हूँ। सापेक्ष स्थिर रहता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या है क्वेश्चन कि इस उपग्रह की त्रिज्या से, इस उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई इतना किलोमीटर, तकरीबन 3600 किलोमीटर होता है, ठीक है, 3600-3700 किलोमीटर, तथा इसका जो आवर्तकाल होता है 24 घंटा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनता है। भू स्थिर उपग्रह का उपयोग संचार संदेश प्रेषण प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण इसे संचार उपग्रह भी कहा जाता है। भारत के बारे में कहता है कि भारत का प्रथम भू स्थिर उपग्रह एप्पल है। दूर संवेदी उपग्रह या सूर्य संबंध उपग्रह कहा जा रहा है वह उपग्रह जो पृथ्वी के किसी भी स्थान के ऊपर से वहाँ के समय अनुसार एक खास समय पर गुजरता है, सूर्य संबंध उपग्रह कहलाता है। आगे कहता है दूर संवेदी उपग्रह एक स्थान के ऊपर नियत समय पर गुजरता है। आगे कह रहा है अतः वहाँ के क्षेत्र का इसके द्वारा लिया गया चित्र रोज की स्थिति का जायजा लेने एवं तुलना अध्ययन करने में काम आता है। मतलब तो सेम है। आगे कहता है भारहीनता का अनुभव कृत्रिम उपग्रह के अंदर होता है, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं। किसी भी उपग्रह का हमेशा त्वरण g पृथ्वी के केंद्र की ओर ही लगता है और कहा जाता है उसमें रखी वस्तु तथा मानव का आभासी भार शून्य होता है, क्योंकि उस पर लगने वाला संपूर्ण गुरुत्वीय बल उसके घुमाने में ही खर्च हो जाता है। समझे? उसका अभिकेंद्रक बल कहलाता है। समझिए क्या है, ये पृथ्वी है, ये कोई उपग्रह है जो हमने छोड़ा है हम लोगों ने। अब इस पर जो बल लगा रहा है पृथ्वी, तो इसको जितना ये बल पृथ्वी इस पर लगा रहा है वो इसको घुमाने में ही खत्म हो जा रहा था। इसके अंदर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता, इसलिए आप भारहीनता का महसूस करेंगे। कला भारहीनता के प्रभाव, पृथ्वी पर स्थित
मानव खाना खाते हैं तो कंठ के नीचे गुरुत्वीय बल से खाया गया पदार्थ नीचे लिया जाता है, परंतु कृत्रिम उपग्रह के अंदर मानव को खाना खाने में दिक्कत होती है। गर्दन में खाना नहीं जाएगा नीचे की तरफ अपने। एक गिलास में रखा पानी पृथ्वी पर उलटने पर गिरने लग जाता है, लेकिन जानते हैं वहाँ क्या होगा? लेकिन उस उपग्रह के अंदर, उपग्रह में गिलास से उलट देने पर पानी नहीं गिरता है। उपग्रह के अंदर आर्किमिडीज का उत्प्लावक बल कार्य नहीं करता है। उपग्रह के अंदर ऊपर नीचे का भेद नहीं है। वस्तु को छोड़ देने पर भी वह नीचे नहीं गिरता है, जो जहाँ वहीं पे रहता है। आगे करा, उपग्रह के अंदर सरल दोलन घड़ी बंद हो जाती है, नहीं चल पाती। प्लायन वेग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा हमेशा। किसी ग्रह या आकाशीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भाग जाने वाले मात्र के लिए जितना उत्तम वेग आवश्यक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वही उपग्रह का प्लायन वेग कहलाता है। मतलब इतना रफ्तार से मैं आपको फेंक दूँ यहाँ से कि उस रफ्तार से आप पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र से बाहर निकल जाएंगे आप। पृथ्वी का प्लायन वेग VE, स्केप वेलोसिटी बोला जाता है इसको। E का मतलब स्केप वेलोसिटी का मान जो है VE बराबर √2gm/r है। यहाँ पे ये तक ऊपर देखे ही हैं, m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, r बराबर त्रिज्या पृथ्वी का मान। प्लायन वेग का परिमाण छोटी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे है, प्लायन वेग का परिमाण ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या के अनुपात का समानुपाती होता है। आगे है, प्लायन वेग का मान उपग्रह के कक्षीय चाल का √2 गुना होता है। अतः उपग्रह के चाल को √2 से गुना कर दे तो अपनी कक्षा में प्लायन कर जाएगा। आगे कहता है, पृथ्वी के सतह के लिए प्लायन वेग का मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये रट के रखना है, यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन बना हुआ है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है, जब सूर्य के ताप से चंद्रमा का वायु गर्म होता है तो वायु में उपस्थित गैसीय पदार्थ की चाल काफ़ी बढ़ जाती है, और इस चाल चंद्रमा पर के प्लायन वेग के मान 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक हो जाता है। इसके कारण कोई गैस वहाँ ठहरता नहीं है, सारे उड़ के बाहर निकल के भाग जाता है, अनुप्लायन कर जाते हैं, वहाँ वायुमंडल ही नहीं रह पाता है। यही रीज़न है कि वहाँ वायुमंडल नहीं है, समझे? क्या कह रहा है? कृष्णा पिंड क्या है? ब्लैक होल। तो जब अत्यधिक आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड सिकुड़ता है तो कह रहा है तो द्रव्यमान समान रहता है, परंतु त्रिज्या घट जाती है, जिसके कारण प्लायन वेग का मान बढ़ जाता है, क्योंकि VE जो होता है इसके वेलोसिटी √gm/r हो जाता है। इस क्रम पर ऐसी स्थिति आती है जब प्लायन वेग का मान प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से अधिक हो जाता है। क्लियर है? ऐसी स्थिति में यदि बात करिएगा तो प्रकाश पिंड पर जाता है, लेकिन गुरुत्व बल के वो पार कर हमारी ओर नहीं आ पाता। मतलब देखिए, मान के चलिए कोई जगह है, यहाँ पे क्या हो गया है? प्लायन वेग बहुत हैवी हो गया है, यहाँ प्रकाश तो जाएगा लेकिन प्रकाश बाहर नहीं निकल पाएगा, यहीं रह जाएगा। आगे कह रहा है, अतः इस पिंड का कृष्ण पिंड या ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं √gm जो होता है /r, ये बहुत ज़्यादा बड़ा या बराबर हो सकता है 3 × 10⁸ से। ये स्पीड ऑफ लाइट है। कह रहा है, सभी तारे जीवन के अंतिम अवस्था में कृष्ण पिंड में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, 10 दिन इंतजार कीजिए, 10 दिन बाद सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल्स एक स्पेशल वीडियो में आपको मिलेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव है तो ऑलरेडी मैं अपने सेशन पे करा रखा हूं, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं कहाँ मिलेगा। जितने ऑब्जेक्टिव है इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इस चैनल का प्लेलिस्ट खोलेंगे जाकर, जिस चैनल पे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह का आप प्लेलिस्ट बना हुआ दिखेगा ढेर सारा। ये जो आप देख रहे हैं फायर, इसी में है साइंस PYQ फॉर ऑल एग्जाम्स। जाकर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी का इसमें डाला हुआ है। आपको थंबनेल पे ऑलरेडी लिखा रहेगा चैप्टर का नाम, ठीक है? और उसको देखकर प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, परिपूर्ण हो जाएगा आपका। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आसानी से आपको मिल जाए।